हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस का ये मेरा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें मैंने इनहेरिटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस के टाइप्स, इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे और उसके बाद इसे देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि इनहेरिटेंस में जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक क्लास है, क्लास ए। ओके, मैं बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, वो भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये मेरा क्लास जो है, इस क्लास को एक दूसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो उसे इनहेरिट कर रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया और ए लिखा। तो इस क्लास के अंदर भी अपना इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा। ये देखिए, यहाँ पर इसका एक अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बी ए को इनहेरिट कर रहा है तो ये अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाए, क्योंकि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा नहीं। वो तभी कॉल होगा जब आप क्लास ए, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यूजली क्या होता है कि जो फादर क्लास होता है, जो क्लास हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है, उसके ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग जो ज़्यादा स्पेसिफिक क्लास होता है उसका करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लीजिए। आप मान लीजिए आपने लिया है एनिमल, और एनिमल क्लास को लायन क्लास इनहेरिट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो हम लायन क्लास का बनाएंगे, एनिमल क्लास का तो नहीं बनाएंगे। एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। बट हम लायन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे ये क्लियर है कि जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो एग्जैक्टली में है क्या, वो लायन है। एनिमल से तो ये क्लियर नहीं हो सकता कि एनिमल किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम लोग जो टॉप में क्लासेस होते हैं उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट को बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर भी आप ये मानिए अभी कि ये सुपर क्लास है, मतलब क्लास की हायरार्की में सबसे ऊपर, और ये चाइल्ड क्लास बी उसे इनहेरिट कर रहा है। तो ये बी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये आप ऐसे भी समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, ओके, और उसका जो फादर है उसका अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि फादर जब आएगा तभी तो सन आएगा, या फिर डॉटर, या फादर मदर जो भी है उनमें अगर वो कोई है तभी तो सन और डॉटर आएंगे। यानी कि अगर सुपर क्लास है तभी तो सब क्लास होगा, और सब क्लास अगर सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो पहले सुपर क्लास का बनना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बनेगा चाइल्ड क्लास के बनने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं सही से। बस बुक में जो लिखा हुआ है उसे रट लिए, कॉलेज में जो पढ़ा दिया बस उसे उसे ही मान लिए, पर उसे समझना पड़ता है, आपको उसे सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। अगर आप, जैसे ये चाइल्ड क्लास है, ये तो अभी बन रहा है, फादर क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, तो चाइल्ड क्लास अगर फादर क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो फादर क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं वो इनिशलाइज नहीं होंगे, वो इनकम्प्लीट रहेंगे। तो चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट करके करेगा क्या? जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट चाइल्ड फादर का डेटा लेने जा रहा है और फादर का डेटा है ही नहीं, तो चाइल्ड वो डेटा ले नहीं पाएगा, तो चाइल्ड खुद भी नहीं क्रिएट हो पाएगा। इसीलिए फादर क्लास या बोलिए सुपर क्लास उसका बनना पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद चाइल्ड क्लास। यही रीज़न है कि जब चाइल्ड क्लास फादर क्लास को इनहेरिट करता है तो फादर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होना चाहिए और उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए यहाँ पर तो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है।
अगर मान लीजिए यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ठीक है, तब क्या होता? अगर यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो तब इम्प्लिसिटली ये कॉल होता। तब हमें मतलब चाइल्ड क्लास का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता कि वो इसको कॉल करे। ठीक है, मैं अभी कॉलिंग वाला पोर्शन आगे के एग्जाम्पल में समझाऊंगा तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में ये चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो इसको कॉल करे। मतलब आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा कोड, वो इम्प्लिसिटली रन कर जाएगा। लेकिन अगर ये फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड क्लास का बन जाता है कि वो फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे किसी भी एक वे में, और वो वे भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल्स को साफ़ सुथरा लिख के मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर आपके पास एक क्लास है, क्लास ए, ठीक है। पहला केस, मैंने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया ए, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ओके। फिर मैंने बनाया क्लास बी। अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं उनको बहुत दिक्कतें आती हैं कि सर यहाँ पे लिख तो रहे हैं बट कोई मेन मेथड नहीं है, फिर हम इसे रन कैसे कराएंगे? कमांड प्रॉम्प्ट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर तो जब इसको रन कराएंगे ए को तो दिक्कतें आएंगी उसके अंदर। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट को अभी छोड़ दीजिए। मान लीजिए नेट बीन्स ही है तो नेट बीन्स में अगर इसके अंदर मेन मेथड नहीं हुआ तो कैसे रन करेगा? ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके धीरे धीरे बताता रहूँगा। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, चीज़ें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो बी एक्सटेंड्स ए, ओके। तो यहाँ पर मैंने बी का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर आपने कंस्ट्रक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। ये देखिए दो क्लासेस बन गए, क्लास बी और क्लास ए। बी क्या है? ए को इनहेरिट किया है। अब इस सिनेरियो में यहाँ पर देखिए बी के अंदर यहाँ पर मैंने कोड में कुछ अलग, यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल कोड नहीं लिखा है, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए। बट अगर ये पैरामीटराइज्ड हो गया तब हमें यहाँ पर एक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, वो है सुपर। ये मेथड इस्तेमाल होता है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए जब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पैरामीटराइज्ड अगर ये होगा तब हमें इसे यूज़ करना ही होगा, और ये पहला लाइन होना चाहिए, ये फर्स्ट लाइन होना चाहिए चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। वो क्यों होना चाहिए ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये था सिंपल सा चीज़ कि कब हमें सुपर यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है। सुपर हम तब यूज़ करेंगे जब पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है। अगर वो पैरामीटराइज्ड है आपको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर मेथड को कॉल करना पड़ेगा विथ सम वैल्यू, वो आगे हम लोग देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्लास ए और क्लास बी बन गया। अब इन्हें रन कराने के लिए हमें एक और क्लास बनाना पड़ेगा, जो मेरे प्रोग्राम्स में आगे में आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले से इसको हिंट में दे दे रहा हूँ। अगर मुझे इन्हें रन कराना है तो मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा, उस क्लास का नाम होगा टेस्ट। आप टेस्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, टेस्ट डेटा XYZ। उसके बाद इसके अंदर आप मेन मेथड लिखिए, और मेन मेथड लिखने के बाद आप इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करिए और मेथड्स को कॉल करिए। फिलहाल इस एग्जांपल में कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी डेटा मेंबर नहीं है, ये बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये लिया था, ओके। तो चलिए आगे के कुछ एग्जांपल्स जो थोड़े से लेंदी होंगे, एग्जांपल्स मैं यहाँ पर पहले से ही रन करा चुका हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा है, पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसे नेटबीन्स में दिखाऊंगा कि कैसे इसे रन कराना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्लास है, ये मैं पहले से मेंशन कर दे रहा हूँ, ये फादर क्लास है, ये सबसे बड़ा वाला क्लास है। ये कुछ इस तरीके का है। मेरे पास एक शेप करके क्लास है, और उस शेप क्लास को एक क्लास इनहेरिट कर रहा है रेक्टेंगल, और उसी शेप क्लास को एक और क्लास इनहेरिट कर रहा है स्क्वायर।
तो मैंने शेप क्लास डिफाइन किया है, रेक्टेंगल डिफाइन किया है और स्क्वायर डिफाइन किया है। तो यहाँ पर ये क्या है, फादर क्लास, और ये दोनों चाइल्ड क्लास हैं। और एक क्लास और मैंने बनाया है टेस्ट। टेस्ट क्लास मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनके मेथड्स को कॉल करने के लिए। तो देखिए, ओ यहाँ पर मैंने एक्चुअली में एक गलती कर दी, मुझे ये कोड नहीं चाहिए था। ये खुल क्यों नहीं रहा है शेप? वीडियो से आप बने रहिएगा। ये थोड़ा मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये है फादर क्लास। ओके, क्लास का नाम क्या है, शेप। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसे आप प्राइवेट को अभी के लिए इग्नोर करिए। हम लोग अभी बिल्कुल ये फोकस नहीं करेंगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और पब्लिक के ऊपर। फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये इसको आप डिफ़ॉल्ट मानिए। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसलिए डिफ़ॉल्ट है। इंट, लेंथ एंड ब्रेथ, दो डेटा मेंबर है शेप क्लास का। और इसके अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ध्यान से देखिए, शेप, और उसके अंदर दो पैरामीटर है, लेंथ और ब्रेथ। और अंदर में मैंने लिखा है दिस डॉट लेन इक्वल्स टू लेन। तो ये जो वाला लेन है, राइट हैंड साइड में जो लेन है, ये तो पैरामीटर वेरिएबल है, और ये जो दिस डॉट लेन है, ये आपका डेटा मेंबर है। ओके, ये डेटा मेंबर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप उसके ऊपर जो मेरा वीडियो बना हुआ वो देख लीजिएगा, नहीं तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो दिस डॉट लेन, ओके, तो दिस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पैरामीटराइज्ड वेरिएबल और डेटा मेंबर दोनों सेम है। तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते लेन इक्वल्स टू लेन, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये जो डेटा मेंबर, ये ऊपर में लेन लिखा हुआ है, हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और दिस कीवर्ड का काम क्या होता है, जो करेंट ऑब्जेक्ट होता है ये उसको रेफ़र करता है। तो करेंट ऑब्जेक्ट का ही तो ये डेटा मेंबर है, लेंथ और ब्रेथ, इसीलिए दिस लिखने से मुझे लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, डेटा मेंबर। और ये जो लेंथ और ब्रेथ, लेन और बी आ रहा है पैरामीटर में, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ये पैरामीटराइज्ड वेरिएबल्स हैं। ओके, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए एक और फंक्शन है, फंक्शन वर्ड नहीं यूज़ करूँगा मैं, मेथड वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे। गेट एरिया, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, ये इंटीजर रिटर्न करता है। फिलहाल ये है शेप क्लास। अब इसके अंदर मैंने एक मेथड डाल दिया गेट एरिया। गेट एरिया क्या निकालेगा ये आप खुद सोचिए, एक बार ज़रा ध्यान से सोचिए वीडियो को पॉज करके, कि अगर कोई क्लास शेप है और उसमें मैंने कोई मेथड बनाया है गेट एरिया, और उस मेथड का काम क्या हो सकता है। हमें तो ये नहीं पता कि शेप क्या है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि ट्रायंगल है कि सर्कल है, हमें तो इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस मेथड को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट शेप सो आई एम रिटर्निंग ज़ीरो। मुझे कुछ पता नहीं है शेप के बारे में, इसलिए मैं ज़ीरो रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न कर दिया। क्या निकालेंगे यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ कर नहीं सकते, स्क्वायर का एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि ये शेप है, इसका शेप अभी क्लियर नहीं हुआ है। और यहाँ पे डिटेल्स है, डिटेल्स क्या डिस्प्ले करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट कंप्लीट डिटेल्स। तो लेंथ और ब्रेथ मैंने डिस्प्ले कर दिया, तो जो भी वैल्यू होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है फादर क्लास की कहानी, मतलब सुपर क्लास की कहानी। सुपर क्लास की कहानी ख़त्म। अब हम लोग ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है, ये मैंने एग्जांपल में कुछ चेंजेस किए थे, आप इसे अब इग्नोर मारिएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं चाइल्ड क्लास पे। तो पहले हम आएंगे स्क्वायर में। स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर बोल रहा है कि हम शेप को इनहेरिट करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ़ायदा क्या है यहाँ पे। अब देखिए, कुछ आप इस तरीके से सोचिए कि मान लीजिए आपका एक क्लास है डेमो, इस क्लास के अंदर में आपने एक मेथड बना के रखा है INT रिवर्स, ऐसे सोचिए, इसको आपने डिफाइन कर दिया है। अब कोई दूसरा क्लास मेमो अगर डेमो को इनहेरिट करे
तो मेमो के पास तो ये वाला मेथड आ जाएगा और इसके कोड को वो यहाँ पर यूज़ कर सकता है और अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। इसी को तो बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं। पहले शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है स्क्वायर। स्क्वायर ने शेप को इनहेरिट किया और जैसे ही स्क्वायर ने शेप को इनहेरिट किया तो हुआ क्या, स्क्वायर के पास कुछ डेटा मेंबर आ गए और वो डेटा मेंबर क्या हैं, वो डेटा मेंबर हैं आई एन टी यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ लेन, और क्या है, ब्रेथ है। क्लियर, लेंथ और ब्रेथ ये दो चीज़ें आ गई। और ये जो वेट है, ये वेट इसका अपना खुद का वेरिएबल है। मतलब स्क्वायर के अंदर कितने डेटा मेंबर हो गए, लेन, ब्रेथ, बी आर और वेट। वेट इसका अपना खुद का है और ये जो मैंने डॉट 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 बॉक्स में लिखा है ये इनहेरिटेड डेटा मेंबर्स हैं। तो 3 डेटा मेंबर आ गए इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और बनाना होगा भी हमें, क्योंकि फादर क्लास में यहाँ पर देखिए एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी फादर क्लास में कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है, आप कोई ऐसा चाइल्ड क्लास बना रहे हैं जो कि फादर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो ये हमेशा अपने दिमाग पर बैठा लीजिए कि आपको उस फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा और वो भी सुपर मेथड के हेल्प से। देखिए यहाँ पर सुपर मेथड मैंने यूज़ किया है, सुपर। क्लियर, तो सुपर, पहले तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया स्क्वायर का और इसके अंदर देखिए मैंने 3 डेटा मेंबर्स लिए। 3 डेटा मेंबर्स मैंने क्यों लिए यहाँ पर, मैंने एक लिया है ए, एक लिया है बी और एक लिया है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो है वो मैंने वेट के लिए लिया है। देखिए लास्ट में मैंने लिखा है वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू। और सुपर के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ए कॉमा बी। ये जो ए और कॉमा बी है ये बेसिकली क्या होगा कि सुपर की वजह से मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लेंथ और ब्रेथ में ऑर्डर में चला जाएगा। मान लीजिए अगर ए में है 10, बी में है 10, तो यहाँ पे लेन में आ जाएगा 10 और बी आर में आ जाएगा 10। क्लियर, और वेट में मान डब्ल्यू में मान लीजिए है 5, तो वेट में भी आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ पर आपके स्टोर होंगे। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी, कंस्ट्रक्टर चैप्टर में मिलेंगी। तो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये मेरी बातें आपको फटाफट समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक मेथड लिया है आई एन टी गेट एरिया। अब आप खुद सोचिए एक बार कि स्क्वायर के अंदर जो मैंने गेट एरिया मेथड को डिफ़ाइन किया है, जैसे ही मैंने इसको डिफ़ाइन किया यहाँ पर देखिए ओवरराइड हो गया। ये प्रोसेस है ओवरराइडिंग का। जब आप फादर क्लास के किसी मेथड को चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हैं तो वही होता है ओवरराइडिंग। क्योंकि देखिए इस मेथड का भी नाम है गेट एरिया, इसका भी नाम है गेट एरिया, इसका भी कोई पैरामीटर नहीं है, इसका भी कोई पैरामीटर नहीं है, तो यही हो गया ओवरराइडिंग। ठीक है, और ये ओवरराइडिंग मेथड है गेट एरिया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरे को क्या निकालना है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेन इंटू ब्रेथ। फिलहाल यहाँ पे मैंने साइड इंटू साइड नहीं लिखा है, पर हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये लेन और ब्रेथ दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि हम वैल्यू सेम प्रोवाइड करेंगे स्क्वायर के लिए। और यहाँ पर देखिए कैल प्राइस। अब ये कैल प्राइस जो है ये इस क्लास का अपना खुद का मेथड है, ये इसका अपना खुद का ओन मेथड है। जैसे गेट एरिया क्या था, गेट एरिया तो उसने डिराइव किया था, हाँ, और अपने हिसाब से रीडिफाइन कर दिया। कैल एरिया क्या है, इसका अपना ओन मेथड है। जैसे ये वेट वेरिएबल इसका अपना ओन मेथड है, वैसे कैल एरिया इसका अपना ओन मेथड है। मतलब हम स्क्वायर के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर अपना मनचाहा अपना ज़रूरत का कोई भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो फिलहाल ये कैल एरिया, कैल प्राइस जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, मतलब वो जो स्क्वायर है उसका क्या प्राइस है। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वेट, जो भी उसका वेट है इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो वैल्यू मिलेगा वही उसका प्राइस होगा। और शो डिटेल्स में इसको पूरा पता है कि इसको क्या डिटेल डिस्प्ले करना है, तो उसने एरिया डिस्प्ले कर दिया। और प्राइस में भी मैंने गलती से यहाँ पे गेट एरिया लिख दिया, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था नॉट गेट, कैल प्राइस। यहाँ पे मुझे कैल प्राइस लिखना चाहिए था। क्लियर,
तो इस तरीके से ये मेरा चाइल्ड क्लास काम किया है, ठीक है। इसे मैं रन करा के दिखाऊंगा, आप लोग इसे देखिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरा क्लास है रेक्टेंगल, वो भी शेप को इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, मल्टी मल्टी नहीं, हायरार्किकल हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर, एक क्लास को दो अलग अलग क्लासेस इनहेरिट कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल वाले को तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हल्का हल्का बता दे रहा हूँ। आप देखिए रेक्टेंगल शेप को इनहेरिट कर रहा है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, ये सुपर लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि रेक्टेंगल क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी शेप क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर को कॉल करना होगा विथ सम पैरामीटर्स। ओके, वो पैरामीटर्स कितने होंगे ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इसमें क्या है, लेंथ ब्रेथ है, दो इंटीजर है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए a कॉमा बी पास कर दिया, a कॉमा बी, दो इंटीजर पास कर दिया। हम चाहें तो 10 कॉमा 20 भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से हम कोई भी दो इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। और ये जो w है ये वेट वेरिएबल में मैंने डाल दिया। क्लियर। बाकी सेम कोड है उसका भी, गेट एरिया कैल प्राइस, और डिटेल भी मैंने डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने गलती से गेट एरिया लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए कैल प्राइस। तो ये दो चाइल्ड क्लासेस बन गए। उसके बाद क्या बनेगा, टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास में बेसिकली होता क्या है, हम लोग मेन मेथड बनाते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करते हैं। हम चाहें तो रेक्टेंगल के अंदर भी मेन मेथड बना सकते हैं, हम चाहें तो शेप के अंदर स्क्वायर क्लास के अंदर भी मेन मेथड बना सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है कोडिंग करने का। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बहुत कम ही लोग इसे बताते हैं। हम लोग क्यों बनाते हैं अलग से कोई क्लास, जैसे देखिए ये शेप है, ओके, शेप को इनहेरिट किया रेक्टेंगल, तो और शेप को इनहेरिट किया है स्क्वायर, ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब टेस्ट क्लास हम बनाएंगे जो कि किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, बस वो क्या कर रहा है, वो रेक्टेंगल का हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि फ्यूचर में कभी भी अगर हमको रेक्टेंगल को कोई दूसरा कोई क्लास, जैसे कि रेक्टेंगल एनिमेशन, ठीक है, तो ये क्लास इसको इनहेरिट किया तो मतलब ये हो गया चाइल्ड क्लास, और ये क्या हो गया, फादर क्लास, और ये इसका ग्रैंड फादर हो गया। ऐसे ही अब हम यहाँ पे रिलेशन में बना दे रहा हूँ। तो यानी कि रेक्टेंगल एनिमेशन क्लास जो है ये रेक्टेंगल क्लास के मेथड्स को इनहेरिट कर रहा है, और इसके अपने खुद के एनिमेशन टाइप के कुछ मेथड्स होंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड करके कुछ मेथड्स होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम मेन मेथड डाल के रख देंगे, ठीक है, तो मेन मेथड्स का मतलब क्या होता है, हम लोग मेन मेथड उसी क्लास में रखते हैं जहाँ से हमारा सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन मेथड हमेशा हमें उसी क्लास में रखना चाहिए जिस क्लास को हमें फ्यूचर में इनहेरिट नहीं करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि यही मेरा वो क्लास है जहाँ से हम सारे क्लासेस को ऑपरेट करेंगे, सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल एनिमेशन, स्क्वायर एनिमेशन, एक्स वाई जेड। तो इसीलिए हमें मेन मेथड ऐसे क्लास में रखना चाहिए जो कि फ्यूचर में इनहेरिट ना होने वाला हो, और जहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें यहीं से सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं क्लासेस के, और सारे क्लासेस को ऑपरेट करना है। क्लियर। इसीलिए हम लोग मेन मेथड अवॉइड करते हैं। वैसे हम चाहें तो बना सकते हैं मेन मेथड, रन भी करा सकते हैं प्रोग्राम को, बट वो एक अच्छा अप्रोच नहीं है कोडिंग करने का, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे एक दो क्लासेस तो नहीं होते हैं, कई क्लासेस होते हैं, एन नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं, ऑलमोस्ट 20 से 30 क्लासेस रहेंगे, छोटे छोटे इंटरफेस रहेंगे। तो उन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको एक अलग से सेपरेट क्लास बनाना होगा जहाँ पर मेन मेथड होगा, ठीक है। तो और एक प्रोग्राम को रन कराने के लिए, एक प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए एक ही मेन मेथड होता है, दो नहीं होते हैं। तो अब हम इसे देखेंगे प्रोग्राम को नेटबीन्स में, ठीक है। अगर आप लोग नेटबीन्स यूज़ करते हैं तब तो काफ़ी अच्छा है,
आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अगर आपको दिक्कत होगी कि नहीं सर नेटबीन्स में नहीं किसी और प्लेटफॉर्म में बताइए, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं जाऊँगा, सिंपली एक पैकेज बनाऊँगा, पैकेज का नाम दे दे रहा हूँ पैकेज ए। इस पैकेज ए में हम एक क्लास बनाएंगे, जावा का क्लास। मैंने क्लास का नाम दे दिया शेप। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पैकेज ए पहले लिखा हुआ है एकदम बिगनिंग में, पैकेज ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लास का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से ये एक छोटा सा एडिट है, IDE है, शेप, यहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर मेरे क्लास का नाम नॉर्मली पब्लिक था इसके पहले ना, अभी पब्लिक नहीं है। तो इसको भी लेके भी स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, पब्लिक लिखा है यहाँ पर बुक में, ऐसे लिखा है, हमने पब्लिक नहीं लिखा है, सर ने यहाँ पे पब्लिक हटा दिया, तो प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस होंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही आराम से आपकी मैं क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो देखते रहिए, इसको फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्लास है ये। हम चाहे तो इसे पब्लिक बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पैकेज ए के अंदर हैं। अगर हम ऐसे समझिए, अगर हम किसी पैकेज के अंदर हैं, मान लीजिए ये मेरा पैकेज है, ये मेरा क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ये क्लास डी है, ये लोग आपस में एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं सिवाय प्राइवेट के। प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं होगा, प्राइवेट डेटा बस एक्सेस वही होता है जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर होता है। ये पैकेज का नाम क्या है, ए। अगर हम एक दूसरा पैकेज बना दे बी, तो बी के अंदर अगर कोई क्लास है, मान लीजिए एक्स, और कोई क्लास है वाई, तो ये एक्स और वाई पैकेज ए के किसी क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा सतर्क हो जाना पड़ता है। तब ये प्राइवेट डिफ़ॉल्ट की जो चीज़ें हैं हमें तब समझनी पड़ती हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर आप जाएं उसे देखें, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल क्योंकि हम लोग सेम पैकेज के अंदर काम कर रहे हैं, पैकेज ए के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्राइवेट से बच के रहिएगा, क्योंकि अगर प्राइवेट आप डिक्लेयर करेंगे तो वो डेटा को आप उस क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। बाकी अगर सेम पैकेज में हैं आप, तो आप प्रोटेक्टेड बनाइए, चाहे डिफ़ॉल्ट रखिए, चाहे पब्लिक रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं एक दूसरा क्लास बनाऊंगा। दूसरा क्लास का नाम है आपका स्क्वायर। एक क्लास और मैं बना देता हूँ, उस क्लास का नाम रेक्टेंगल। एक क्लास और बना देता हूँ मैं, उस क्लास का नाम टेस्ट शेप। हो गया, मेरे पास टोटल 4 क्लासेस हैं, एक फादर क्लास, 2 चाइल्ड क्लास और एक टेस्टिंग क्लास, जिसमें मेन मेथड होता है उसको आप लोग टेस्टिंग बुला सकते हैं, मतलब टेस्टिंग बोल सकते हैं। तो ये देखिए पैकेज का नाम अपने आप आ गया, पैकेज ए, क्योंकि ये क्लास पैकेज ए में, और पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो मैं यहाँ पे इसे हटा दे रहा हूँ, और ये आपका क्या था, स्क्वायर। स्क्वायर का कोड यहाँ से ले रहा हूँ मैं, कोड वही था जो मैंने वहाँ पर लिख के एक्सप्लेन किया था, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया था वहाँ पे। और रेक्टेंगल